ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये अगले एक साल के 4 ग्रहों की जो चौकड़ी है उनके संयुक्त प्रभाव के बारे में है। कौन से 4 ग्रह? राहु, केतु, शनि और बृहस्पति। इन चारों बड़े ग्रहों ने राशि अपनी बदल ली है। 29 मार्च को शनिदेव ने, 14 मई को बृहस्पति ने, 18 मई को राहु और केतु महाराज ने। इन सबके इंडिविजुअल वीडियोस तो मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं ही, लेकिन जैसा मैंने कई बार बताया बीच में कि जब वीडियोस आ रही थी कि एक संयुक्त प्रभाव भी मैं बताऊंगा, क्योंकि ये 4 बड़े ऐसे ग्रह हैं जो बहुत कुछ निर्धारित करते हैं। ज्योतिष में हर ग्रह की अपनी विशेषता है, लेकिन ये 4 बड़े ग्रह एक राशि में बहुत टाइम बिताते हैं। बाकी 5 ग्रहों की बात करें, चंद्रमा 2.25-2.5 दिन, बुध 2 हफ्ते 2.25 हफ्ते के आसपास, सूर्य 1 महीने, शुक्र 28-29 दिन, मंगल 1.5 महीने के आसपास, इतना ही एक टाइम में बिताते हैं, इतना ही एक राशि में बिताते हैं। हाँ, सूर्य चंद्रमा को छोड़कर बाकी ग्रह कभी कभी वक्री होते हैं, तो उस टाइम पे ज़्यादा टाइम बिता सकते हैं, लेकिन एक यूजुअल टाइम उनका यही है। इसलिए ये ग्रह जो एक राशि में इतना टाइम बिताते हैं, जैसे बृहस्पति 1 साल, राहु केतु 1.5 साल, शनि 2.5 साल, तो ये बहुत चीज़ों को कंट्रोल करते हैं और इसलिए इनके गोचर सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। नाड़ी ज्योतिष में तो इनके गोचर पे बेस्ड बहुत प्रेडिक्शंस हैं, जो मैं भी बहुत यूज़ करता हूँ, क्योंकि जो क्लासिक्स हैं उसमें गोचर पर बहुत अध्याय नहीं है। आप कोई भी क्लासिक्स पढ़ लें जो एकदम क्लासिक्स हैं, आप बृहत जातकम पढ़ लीजिए, पराशर होरा शास्त्र पढ़ लीजिए, गोचर पर बहुत अध्याय नहीं है। तो ज़्यादातर जो गोचर पे अध्ययन हुआ है वो नाड़ी शास्त्र में बहुत हुआ है, तो वहाँ से मैं भी बहुत चीज़ों को अप्लाई करता हूँ। तो इसलिए इनका बहुत महत्व है ज्योतिष में, और इसी का हम विवेचन करने का प्रयत्न करेंगे। वीडियो ऑर्गेनाइज्ड रूप में आपके सामने आ सके, इसलिए मैंने इसको कुछ प्रमुख भागों में बांटा है। पहला होगा बृहस्पति और शनिदेव का केंद्रादि योग। दोनों एक दूसरे से केंद्र में बैठे हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है। दूसरा होगा बृहस्पति और राहु देवता की परस्पर दृष्टि का इम्पैक्ट। तीसरा पार्ट होगा राहु और बृहस्पति का तुला राशि, जो आपका 11वां भाव पड़ता है, वहाँ पर परस्पर दृष्टि का प्रभाव, और ये जो आपका एक त्रिकोण पूर्ण हो रहा है दोनों से, उसका क्या प्रभाव रहेगा। चौथा पॉइंट होगा शनि और केतु का षडाष्टक योग। शनि और केतु एक दूसरे से 6-8 में बैठे हैं, तो ये षडाष्टक योग बनता है, तो इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। और 5वां होगा शनि केतु बृहस्पति। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शनि 10वीं दृष्टि, बृहस्पति 7वीं, केतु 5वीं। ये सारी दृष्टियां कहाँ पड़ रही हैं? धनु पर, यानी कि आपके लग्न भाव पर, तो इसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इन सारी ही चीज़ों का विवेचना करने का हम प्रयत्न करेंगे अपने स्तर पर। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। सबसे पहले बृहस्पति और शनि महाराज के केंद्रादि योग के साथ शुरू करते हैं। पहले भाग के साथ शनि और गुरु एक दूसरे से केंद्र में। देखिए, दोनों ही जो ग्रह हैं बहुत विशेष है। कोई भी ग्रह एक दूसरे से जब त्रिकोण में बैठते हैं तो वो एक डायरेक्ट इम्पैक्ट रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, या कोई भी ग्रह का त्रिकोण संबंध बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे शनि 4थे घर में है, तो शनि अपने से त्रिकोण भावों पर प्रभाव डालेंगे, और कोई भी ग्रह जब यहाँ से त्रिकोण में आएगा, यानी कि आपके 4थे भाव से त्रिकोण में आएगा, तो उसका भी बहुत इम्पैक्ट शनिदेव पर रहेगा, या परस्पर एक इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन जब ग्रह एक दूसरे से केंद्र में होते हैं, केंद्र को पिलर्स कहा जाता है, स्तंभ कहा जाता है, या इनको विष्णु स्थान कहा जाता है। तो जब एक दूसरे से केंद्र में रहता है कोई ग्रह, तो वो या तो सपोर्ट करते हैं या ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। ये दोनों ग्रह एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बहुत एक दूसरे के पूरक हैं। ये भाग्य हैं तो ये कर्म है, तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। कर्म करेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा तो सफलता प्राप्त होती है। तो ये केंद्रादि योग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक महत्वता और भी बढ़ जाती है कि ये दोनों ही जो ग्रह हैं वो द्विस्वभाव राशियों में हैं। ये दोनों जो ग्रह हैं अगर एक ही स्वभाव की राशि में होते हैं तो उसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। दोनों ही अगली बार द्विस्वभाव राशि में कब आएंगे कह नहीं सकते, बहुत टाइम बाद होगा।
तो यहाँ पर जब दोनों ही एक ही स्वभाव की राशि में हैं, एक दूसरे से केंद्र में है, तो दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करेंगे और इसकी महत्वता बहुत है। सबसे पहले इसी चीज़ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपका लग्न भी द्विस्वभाव राशि का है और ये दोनों द्विस्वभाव राशि में बैठे हैं, यानी कि जीवन में बहुत महत्वाकांक्षाएं, बहुत संभावनाएं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत रास्ते, सब कुछ खोलने वाला गोचर होगा आपके जीवन में। इस एक साल में हर एरिया में ऑलमोस्ट आपको कुछ नया करने को, कुछ अलग करने को, कुछ अलग ट्राई करने का अवसर प्राप्त होगा। ये दोनों जो ग्रह हैं ये संभावनाएं खोल देते हैं, और स्पेशली क्योंकि द्विस्वभाव राशि में है। हर राशि का एक स्वभाव होता है, तत्व होता है। वैसे ही द्विस्वभाव मतलब कि मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ या मल्टीपल फंक्शंस। इसीलिए जो द्विस्वभाव वाले लोग होते हैं ना, 3, 6, 9, 12, ये यूजुअली मल्टीटास्कर्स अच्छे होते हैं। हाँ, स्थिरता नहीं रहती इनके जीवन में, क्योंकि वो भी एक स्वभाव है द्विस्वभाव राशि के कारण, पर ये मल्टीटास्कर्स होते हैं, मल्टी डायमेंशनल होते हैं। यही वो लोग होते हैं जो बहुत कुछ एक साथ सीख सकते हैं। अब जैसे स्थिर स्वभाव वाला कोई व्यक्ति है, वो एक टाइम पे एक ही चीज़ करना चाहेगा, 2, 5, 8, 11, 1, 4, 7, 10 चर स्वभाव, वो शुरू तो बहुत कुछ कर देंगे एक साल, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे ढंग से। पर मल्टीटास्कर सबसे अच्छे 3, 6, 9, 12 वाले लोग ही होते हैं। तो यहाँ पर जब द्विस्वभाव राशि में दोनों हैं, तो आपको बहुत कुछ करने का, मल्टीटास्क करने का, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त करने का लाभ मिलेगा। और जैसा मैं पहले भी समझा चुका हूँ 2-3 बार कि केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 1, 4, 7, 10। इन केंद्र भावों में 2 बड़े ग्रहों का आना और सारे ही केंद्र भावों को इम्पैक्ट करना। बृहस्पति 2 केंद्रों को इम्पैक्ट कर रहे हैं, सप्तम में बैठकर लग्न को देख रहे हैं। शनि 3 केंद्रों को इम्पैक्ट कर रहे हैं, 10वें को देख रहे हैं, लग्न को देख रहे हैं, चौथे में बैठे हैं। तो ये आपकी कुंडली में केंद्र बल आपको प्राप्त हो गया है 2 बड़े ग्रहों के द्वारा। और जब ये केंद्र बल प्राप्त होता है तो व्यक्ति का जीवन बहुत आगे बढ़ता है, स्थिरता आती है। और स्थिरता की कमी सबसे ज़्यादा किसको होती है? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, द्विस्वभाव जो लग्न होते हैं उनको स्थिरता की सबसे ज़्यादा कमी होती है, क्योंकि वो मल्टीटास्कर्स होते हैं, बहुत कुछ एक साथ कर सकते हैं, पर या तो बोरियत के कारण या किसी चीज़ में इंटरेस्ट जल्दी ख़त्म हो जाने के कारण, या अदरवाइज वैसे ही एक नेचर है उनका कि वो कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते। इसीलिए जब ये 2 बड़े ग्रहों का प्रभाव यहाँ पर आएगा तो ये कंसिस्टेंसी दिखा रहा है, ये एक प्रकार से स्थिरता दिखा रहा है। और जैसे मैंने कहा, स्थिरता की कमी बहुत होती है धनु वालों को, और जब वो प्राप्त हो जाएगी तो जीवन में सक्सेस मिलेगा ही। ये जो भाव है जहाँ शनि बैठे हैं वो 10वें से सप्तम है, यानी कि करियर में रिकॉग्निशन। और जो जहाँ पे बृहस्पति बैठे हैं वो 10वें से 10वां है, यानी कि प्रमोशन। अब ये दोनों एक दूसरे से केंद्रादि योग में है, रिकॉग्निशन प्रमोशन के भावों में। शनि 10वें घर को देख रहे हैं, लग्न को देख रहे हैं, बृहस्पति लग्न को देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि करियर में बहुत बड़े प्रमोशन का टाइम है। कभी कभी होता है 3 साल निकल जाते हैं, एक प्रमोशन नहीं होती, और कभी कभी होता है 1-1.5 साल में 2 प्रमोशंस हो जाती हैं। ये वही धनु के लिए टाइम है कि आपको इस अगले 1 साल 1.5 साल के पीरियड में आपका करियर बहुत राइज करेगा, तेज़ गति से प्रमोशंस मिल सकती है, रिकॉग्निशन प्राप्त होगी, नाम बनेगा, पहचान बनेगी। ये सूक्ष्म, अब देखिए कितना इम्पोर्टेंट भाव है ये। 10वें से 10वां भाव है सूक्ष्म कर्म भाव, यानी कि करियर में आगे तो बढ़ेंगे ही, करियर में बहुत कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। और ये चौथे से चौथा भाव है, 10वें से सप्तम उसकी पूर्णता, यानी कि एक प्रकार से चौथा भाव करियर सेटिस्फेक्शन के लिए भी देखा जाता है। और ये फिर चौथे से चौथा, यानी कि करियर सेटिस्फेक्शन भी प्राप्त होगी। ये दोनों चीज़ें कभी कभी साथ में, कभी कभी ना बहुत बार साथ में नहीं होती हैं, लेकिन ये वो साल है जब आपको प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन भी प्राप्त होगी। तो करियर के हिसाब से बहुत अच्छा टाइम है, रिकॉग्निशन, नया कुछ सीखना, अपने करियर को एक्सपैंड करने का टाइम है। और क्योंकि ये बिजनेस के भाव में बृहस्पति बैठे हैं और केंद्रादि योग शनि से बना हुआ है, तो ये अपने आप में दिखा रहा है कि बिजनेस में भी कंसिस्टेंसी, बिजनेस में भी कुछ बड़ा करने का मौका, बिजनेस में ऑर्गेनाइज्ड होने का मौका, बिजनेस को विस्तृत करने का मौका, बिजनेस में नई चीज़ों को, नई मैन पावर को, नई मशीनरी को ऐड करने का मौका। तो ये बहुत श्रेष्ठ आपके लिए केंद्रादि योग बन रहा है। और इसके साथ ही अगर देखें तो बृहस्पति लग्नेश हैं और चतुर्थेश हैं, 2 केंद्रों के स्वामी। शनि धनेश हैं और उपचय भाव के स्वामी। अब ये क्योंकि चौथा भाव और लग्न का मिलन धन स्थान के स्वामी के साथ हो गया केंद्रादि योग से, यानी कि प्रॉपर्टी खरीदने का योग बनता है, प्रॉपर्टी बेचने का योग भी बन जाता है, क्योंकि 10वें से 12वें के स्वामी भी शनि है। और ये एक और चीज़ बता रहा है कि
घर में भी आपके घर के जो सदस्य हैं आपके, उनके पास भी पैसा आएगा। तो ये भी बहुत श्रेष्ठता यहाँ पर दिख रही है। और क्योंकि धन स्थान के स्वामी और 2 केंद्रों के स्वामी एक दूसरे से केंद्रादि योग बनाकर बैठे हैं, यानी कि धन जो है वो कंसिस्टेंटली आपका बढ़ेगा। और क्योंकि तीसरे घर के स्वामी, उपचय भाव के स्वामी 2 केंद्रों के स्वामी के साथ केंद्रादि योग बनाकर बैठे हैं, यानी कि एक कंसिस्टेंट मैनर में आप अपनी स्किल्स को, अपने टैलेंट को, अपनी कम्युनिकेशन को, अपनी पूरे डिज़ायर्स को क्या प्राप्त करना चाहते हैं, उन चीज़ों को भी समझकर आगे बढ़ पाएंगे और एक गति भी आपको प्राप्त होगी। तो ये जो केंद्रादि योग है, ये जीवन को बहुत अच्छा आपके सपोर्ट कर रहा है। ये वो टाइम होता है जब रिकॉग्निशन के साथ साथ जीवन का स्तर बढ़ता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है, लाइफस्टाइल इम्प्रूव होता है। तो जितना हो सके इस केंद्रादि योग का लाभ उठाइए, ऑर्गेनाइज रहिए, टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए, जो करना है उसको पहले स्टडी कीजिए फिर पूर्ण कीजिए। और यकीन मानिए कि धन के रूप में कह लीजिए, जॉब के रूप में कह लीजिए, रिकॉग्निशन के रूप में कह लीजिए, बिजनेस के रूप में कह लीजिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, चौथा भाव मास पॉपुलैरिटी का होता है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। सप्तम भाव सोशल लाइफ में जुड़ने का होता है। तो जो लोग सोशल लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप कोई एनजीओ खोलना चाहते हैं, आप पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे अपना नाम बनाना चाहते हैं, उन सब के लिए भी योग बहुत अच्छा है। तो एक केंद्रादि योग का लाभ उठाइए। इसमें एक तो वही ग्रह है जो आपके लग्नेश हैं, इसलिए इसकी प्रबलता आपके लिए बहुत बढ़ जाती है। तो स्थिरता लाने की कोशिश कीजिए, बाकी सब तो आपके पास अपने आप चला आएगा। बात करते हैं गुरु और राहु का पारस्परिक दृष्टि का प्रभाव। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे हैं। राहु की 5वीं दृष्टि, तो गुरु की 9वीं दृष्टि राहु पर है, राहु की 5वीं गुरु पर है। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि दोनों ही एक्सपेंडर्स हैं। मैं हर बार बताता हूँ कि दोनों ही चीज़ों को एक्सपेंड करते हैं, तत्वों को एक्सपेंड करते हैं, स्वामित्व को एक्सपेंड करते हैं, जिस भाव में बैठे हैं उसको एक्सपेंड करते हैं। बृहस्पति भी बहुत चीज़ें देते हैं, एक्सपेंशन के कारक हैं। लेकिन राहु की तो जैसे मैं हर बार कहता हूँ कोई सीमा ही नहीं है, लिमिटलेस ग्रह है, अगर कोई है तो राहु है। ये अलग बात है कि राहु नॉर्मल तरीके से कुछ नहीं करता, अनकन्वेंशनल है, लेकिन अगर देने पे आए तो रातों रात व्यक्ति को अमीर बनाता है। बहुत स्टोरीज हैं आपने देखी होंगी जो रातों रात लोगों का जीवन बदलता है। अब यहाँ पर ये दोनों परस्पर दृष्टि में हैं, तो जहाँ बैठे हैं ऑलरेडी उस भाव को बढ़ाएंगे, लेकिन जब एक दूसरे पर परस्पर दृष्टि आ गई तो और इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले सप्तम पर बृहस्पति का जो बैठना है और उस पर राहु का प्रभाव। ये भाव सबसे पहले क्या है कि एक भाव के बहुत कारकत्व होते हैं, लेकिन इस भाव को सबसे ज़्यादा किस लिए जाना जाता है? मैरिज, कलत्र भाव, दारा भाव, विवाह का भाव। तो क्योंकि लग्नेश बृहस्पति यहाँ पर है, बृहस्पति इटसेल्फ लग्नेश हटा भी दे, जब सप्तम में आते हैं तो विवाह का योग बनाते हैं, लेकिन लग्नेश होने के नाते तो प्रबलता और बढ़ जाती है। लेकिन इसके साथ ही जब राहु का प्रभाव आ गया, मैं हर बार कहता हूँ कि राहु एक कैटलिस्ट का काम करते हैं विवाह में, तो राहु का जब प्रभाव आ गया तो ये विवाह का कारकत्व तो बहुत बढ़ जाता है। यानी कि अगर आप विवाह करना चाहते हैं, अब जिनकी दशा अंतर्दशा अच्छी है, कुंडली अच्छी है और शादी करना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा टाइम है, मतलब कि अच्छा विवाह होगा, अच्छा रिश्ता मिलेगा, सब कुछ बहुत आराम से हो जाएगा। अब लेट्स से कि शादी ऑलरेडी नहीं हो पा रही थी, कुंडली में दोष कोई था, डिले हो रहा था मैरिज में, नहीं कोई रिश्ता मिल रहा था, टूट गई थी शादी 1-2 बार, या एंगेजमेंट टूट गई थी, तो ऑब्वियसली इसके पीछे कुछ कारण होता है। तो जैसा मैंने कहा ना, कभी कभी गोचर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बलशाली होते हैं। तो इवन अगर कुंडली में योग भी अच्छे नहीं हैं, ये वो एक साल है जब विवाह संपन्न हो सकता है। हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, लेकिन जिनका विवाह नहीं हो रहा था उनके लिए विवाह करने का योग परिपूर्ण है, संपूर्ण है, बहुत अच्छा योग है। राहु को ब्याहु कहा जाता है। पुनः कहूँगा, ये मेरा कोई कहना नहीं है, कई ज्योतिषियों का है, और के.एन. राव साहब की एक थ्योरी थी कि नॉर्थ इंडिया में उन्होंने बताया था कि कई ज्योतिषी राहु को ब्याहु कहते थे। तो राहु का जब प्रभाव आ रहा है सप्तम पर, बृहस्पति बैठे हैं, तो विवाह के बहुत सुंदर योग बन जाते हैं। इसके साथ ही अगली चीज़ के लिए क्या देखा जाता है सप्तम भाव? बिजनेस का। तो यहाँ पे बिजनेस के लिए ऑलरेडी सप्तम में बृहस्पति का आना अच्छा है, वो लग्नेश है। तो जब राहु का प्रभाव आएगा तो बिजनेस एक्सपैंड करेगा। राहु है तो गुप्त धन बढ़ेगा, राहु है तो विदेश से पैसा मिलेगा, राहु है तो आपको नई टेक्नोलॉजी उपयोग करने का मौका मिलेगा, राहु है यानी कि
आपको अनकन्वेंशनल चीज़ें ट्राई करने का मौका मिलेगा। राहु है तो आपको एसोसिएशंस प्राप्त हो सकती हैं, नई पार्टनरशिप्स भी प्राप्त हो सकती हैं, जो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। क्योंकि होता यह है कि राहु का जब प्रभाव आता है तो खुद लोग आते हैं पार्टनरशिप करने के लिए, लेकिन क्योंकि राहु है, राहु कोई सीधा ग्रह नहीं है, तो बहुत केयरफुल होकर पार्टनरशिप्स कीजिएगा कि हाँ, अब कभी कभी पार्टनरशिप में तो बड़े बड़े दोस्त जो होते हैं, रिश्तेदारों के बीच में भी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो मौका मिलेगा यहाँ पर, लेकिन थोड़ा केयरफुल होकर पार्टनरशिप्स कीजिएगा, लेकिन मौका अवश्य मिलेगा और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का बहुत अवसर मिलेगा। और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये सोशल लाइफ का भाव होता है, ये आपका इमेज का भाव होता है, ये पॉपुलैरिटी का भाव होता है। और जब राहु का प्रभाव आ गया तो सोशल मीडिया में पॉपुलैरिटी, सोशल मीडिया में अपना नाम बनाना है, पहचान बनानी है, बड़े स्तर पर अपना नाम रिकॉग्निशन प्राप्त करना है, गुडविल बढ़ानी है, अपनी एक नई पहचान बनानी है। इन सब चीज़ों के लिए जो बृहस्पति पर राहु का प्रभाव है, ये बहुत अच्छा आपको लाभ देगा। प्रमोशन के फिर से चांसेस बन जाते हैं, और क्योंकि राहु का प्रभाव है 10वें से 10वें में गुरु बैठे हैं, हो सकता है प्रमोशन करके आपको कुछ टाइम के लिए विदेश भी भेज दिया जाए। अब जो बड़ी एमएनसी कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं कि एज अ पार्ट ऑफ इंसेंटिव या एज अ पार्ट ऑफ प्रमोशन कि भाई आपने अच्छा काम किया, प्रमोशन भी दे दिया आपको और बोल दिया कि चलो भाई हमारी उस कंट्री में एक शाखा है, जाके 1 साल वहाँ पे काम करो। तो वो मौका भी प्राप्त हो सकता है। तो बहुत अच्छा है, इमेज बढ़ाने का मौका मिलेगा, नाम बनाने का मौका मिलेगा। और अब ये सप्तम भाव, जैसे मैं हर बार कहता हूँ, बैलेंस देता है, पूर्णता लाता है। तो अपने जीवन में किस चीज़ की कमी है या चाहिए क्या एग्जैक्टली, उसको समझने के लिए भी ये बहुत अच्छा योग है। बृहस्पति लग्नेश हैं और चतुर्थेश हैं। लग्नेश होने के नाते जब राहु कौन पर प्रभाव है तो पूरे जीवन को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। और जब चतुर्थेश होने के नाते बृहस्पति पर राहु का प्रभाव है तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ बढ़ाने का, घर में भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ाने का भी अवसर प्राप्त मिले होगा, और घर में रेनोवेशन इंटीरियर्स का काम कराने का भी अवसर प्राप्त होगा। एक चीज़ से बच के रहिएगा कि लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि है। बृहस्पति ऑलरेडी फैट के कारक हैं, वसा बढ़ाते हैं, बॉडी में फैट बढ़ाते हैं। अब ये जो लग्न पर बृहस्पति का प्रभाव, लग्नेश पर राहु का प्रभाव, धनु वाले जातक उनका वेट बहुत जल्दी बढ़ सकता है। तो इस चीज़ से बच के रहेगा। ऑलरेडी अगर कुंडली में बृहस्पति चंद्रमा आदि काफ़ी पीड़ित हैं तो वैसे भी, क्योंकि जो बृहस्पति की प्रकृति ही कफ प्रकृति है, ऑलरेडी अगर आपके बृहस्पति थोड़े खराब हैं या चंद्रमा बहुत खराब है तो वेट ऑलरेडी बहुत बढ़ता होगा। मंगल बहुत वीक है तो वेट ऑलरेडी बहुत बढ़ता होगा। ये टाइम है जब इस 1 साल में आपको पता नहीं चलेगा कब सीधा 10-15 किलो वेट बढ़ जाएगा। तो अपने वेट को थोड़ा सा मैनेज करके रखिएगा। अब तीसरे घर में जो राहु है उन पर बृहस्पति का प्रभाव देखते हैं। क्योंकि लग्नेश है, बृहस्पति और राहु को देख रहे हैं, राहु तीसरे घर में बैठे, तो ये अपने स्किल को बढ़ाने का मौका, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का मौका, कई नई चीज़ों को ट्राई करने का मौका, एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी आ जाएगी आपके। हाँ चलो करके देखते हैं, हुआ तो हुआ, नहीं तो देख लेंगे। अधिकतम लोग जो बहुत सक्सेसफुल होते हैं वो इसी चीज़ से स्टार्ट करते हैं। उनको पता नहीं होता कि हाँ इसी चीज़ में उनको सक्सेस मिल जाएगा, पर वो थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, फिर आगे चलकर वो चीज़ें चल जाती हैं। तो यहाँ पर रिस्क लेने का टाइम है, कुछ नया, कुछ अनकन्वेंशनल करने का टाइम है, कुछ नया सीखने का समय है, और अपने स्किल को एक्सप्रेस करने का मौका है। और क्योंकि ये भाव चौथे से 12वां है और चौथे घर के स्वामी देख रहे हैं, तो अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचकर बड़ा मुनाफा कमाने का भी यहाँ पे टाइम बन जाता है। और क्योंकि राहु और बृहस्पति की परस्पर दृष्टि है तो ये विदेश में जाने का अवसर भी आपको हो सकता है, विदेश में घूमने का, एक वैकेशन पे जाने का भी एक अवसर प्राप्त हो जाता है। सब अच्छा है, बस तीसरे घर में राहु बृहस्पति का प्रभाव, भाई बहनों से संबंध बिगड़ सकते हैं, भाई बहनों के साथ कम्युनिकेशन गैप आ सकते हैं। इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज देखा जाए ये जो परस्पर संबंध है दोनों का, ये स्किल एनहेंसमेंट, करियर एनहेंसमेंट, बिजनेस एनहेंसमेंट, इमेज एनहेंसमेंट, हर चीज़ में आपको और शादी का योग बहुत अच्छा बनाता है, तो इसका लाभ उठाइए। अब बात करते हैं राहु गुरु दोनों का ही आपके 11वें भाव पर दृष्टि का जो प्रभाव है, और दोनों के द्वारा जो त्रिकोण की पूर्णता है, काम त्रिकोण की पूर्णता। तो सबसे पहले तो 11वां भाव क्या है, वृद्धि का भाव है, और ये दोनों कारक किसके हैं, वृद्धि के कारक हैं। तो सबसे पहला आएंगे लाभ आदि सब चीज़ों पे आएंगे, लेकिन सबसे पहला तो ये वृद्धि का ही समय है आपके। ये एक्सपेंशन का भाव है, ये वो भाव है जो इस भाव में बैठे ग्रहों के अपने कारकत्व बढ़ जाते हैं। मंगल बैठा है यहाँ पे, व्यक्ति के पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज होंगी। बृहस्पति बैठा है, मल्टीपल एजुकेशन, वो व्यक्ति पढ़ता ही रहेगा।
बुध बैठा है वो डिग्रीज लेता रहेगा, शुक्र बैठे हैं उसके मल्टीपल अफेयर्स। तो जो ये मैंने कुछ चीज़ें गिनाई हैं, ये नहीं कि सब कुछ ऐसा ही शाश्वत होगा, पर कहने का तात्पर्य अपने आप वृद्धि का भाव है। तो जब यहाँ पर राहु और बृहस्पति का इम्पैक्ट आ रहा है तो क्या होगा, हर भौतिक सुख की वृद्धि होगी, आपका पैसा बढ़ेगा। ये एसेट्स का भाव है तो आपके एसेट्स बढ़ेंगे, आपका लाइफस्टाइल इम्प्रूव होगा, आपकी सोशल लाइफ इम्प्रूव होगी, आपकी इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ इम्प्रूव होंगी, इनकम के नए सोर्सेज खुलेंगे और जीवन का स्तर बहुत बढ़ने वाला है। भौतिक खुशियाँ प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा वर्ष है। ये भाव 10वें से दूसरा है तो करियर में वृद्धि दिखाता है, क्योंकि ऑलरेडी करियर की वृद्धि का भाव है। जब राहु और बृहस्पति देख रहे हैं तो और करियर में आगे बढ़ेंगे। राहु बृहस्पति सप्तम भाव से देख रहे हैं यानी कि प्रमोशन के चांसेस, राहु तीसरे घर से देख रहे हैं यानी कि और स्किलफुल बनने का मौका, और सप्तम से त्रिकोण भाव है तो बिजनेस में भी बहुत आगे बढ़ने के मौके। और जैसा मैंने कहा सबसे बड़ी बात यही है कि लाभ स्थान है, पैसे का भाव है। तो यहाँ पर जब बृहस्पति की दृष्टि और राहु की दृष्टि आ गई, धन के कारक, विदेश के कारक, गुप्त धन के कारक राहु, तो यहाँ पे पैसा तो आपका बहुत तेज गति से बढ़ेगा। यकीन मानिए, फिर से कहूँगा, धनु भौतिक सुखों की प्राप्ति, वो प्रॉपर्टीज़ हो, वाहन हो, लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना हो, प्रमोशंस हो, बिजनेस को एक्सपेंड करना हो, पंचम से सप्तम, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, स्पेकुलेटिव मार्केट्स, इन्वेस्टमेंट्स, हर चीज़ के लिए साल बहुत अच्छा है। जो जब चीज़ें मल्टीप्लाई होती है ना, ये वो साल है जब आपकी चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी, बढ़ेंगी। अब वो डिपेंड करता है कि कुंडली कितनी स्ट्रांग है। जिसकी बहुत अच्छी कुंडली है, दशांतरदशा बहुत अच्छी है, उनका तो फिर ह्यूज एक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर वीक है कुंडली तो थोड़ा बहुत, तो ये चीज़ें बदलती हैं। लेकिन हाँ, मैंने कहा ना कि बड़े ग्रहों का प्रभाव बहुत सुख देकर जाएगा, भौतिक सुखों में बहुत इजाफा, बहुत बढ़ोतरी होने वाली है। 11वां भाव जो है वो आपके चौथे से अष्टम भाव है, अष्टम का भाव है। तो ये दिखाता है कि घर में बहुत लग्जूरियस सुख सुविधाएं आने वाली हैं। और ये भाव 12वें से 12वां है तो विदेश से भी कुछ लाभ प्राप्त होने वाला है। खर्चा थोड़ा ज़्यादा होगा, 12वें से 12वें पर राहु बृहस्पति का प्रभाव है, लेकिन वो खर्चा आप अपनी सुख सुविधाओं के लिए ही करेंगे। तो ये भी बहुत अच्छा है, बहुत परिपूर्ण है। नई, जैसे मैंने कहा, एक नया सोशल लाइफ इम्प्रूव होगी, नए दोस्त बनेंगे, नए एक सोशल सर्कल क्रिएट होगा जो बहुत प्रैक्टिकली आपको आगे लेकर जाएगा। और खुद आपके अंदर एक चेष्टा रहेगी अगर अपने पैसे को बढ़ाएं, और जैसा मैंने कहा नए सोर्सेस ऑफ इनकम आपके खुलेंगे। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो एक काम त्रिकोण भी पूरा हो रहा है। बृहस्पति 7वें में बैठे हैं, 11वें और तीसरे को देख रहे हैं, 3, 7, 11। राहु तीसरे में बैठे हैं, 7वें और 11वें को देख रहे हैं, 3, 7, 11। तो इस काम त्रिकोण का पूर्ण होना यानी कि बहुत इच्छाएं आपकी पूर्ण होगी। कई ऐसी इच्छाएं जो आप खुद ही भूल बैठे थे वो पूर्ण होंगी, नई इच्छाएं जागृत होंगी वो पूर्ण होंगी। एक जो भी आप सोचेंगे ना वो कर पाएंगे। आप देखेंगे कि अधिकतम चीज़ें जो आप सोचेंगे काम त्रिकोण के पूरे होने के कारण, अधिकतम जो आपकी चेष्टाएं, आपकी इच्छाएं होंगी वो आप पूर्ण कर पाएंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट उसमें प्राप्त कर पाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि काम त्रिकोण का पूरा होना, बृहस्पति राहु होना, ये विवाह के लिए भी अच्छे योग बनाता है। और क्योंकि 11वें भाव पर राहु बृहस्पति का प्रभाव है जो पंचम से सप्तम है, जिनको संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम आ रही थी उनके लिए यहाँ पे संतान प्राप्ति के भी अच्छे योग बन जाते हैं। तो ये जो काम त्रिकोण का पूरा होना है ये लाइफस्टाइल भी इम्प्रूव करेगा, संतान प्राप्ति का भी, विवाह का भी योग, और धन की वृद्धि और इच्छाओं की पूर्ति के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। तो इसका अवश्य लाभ उठाएगा। पैसा बढ़ाने के लिए, पैसा इंप्रूव करने के लिए, पैसे के स्टेटस को बहुत इंप्रूव करने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अच्छा समय है, लाभ उठाइए। अब बात करते हैं शनि और केतु के षडाष्टक योग की। ये दोनों ही ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो थोड़ा सा अवरोध उत्पन्न करते हैं, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हैं, अटकाते हैं कामों को, मंदता लाते हैं। अब शनि चौथे घर में है और वहाँ से छठे में केतु है, केतु से 8वें में शनि है। इसको षडाष्टक योग कहते हैं, बल्कि एक दूसरे से 6-8 में बैठे हैं। अब सबसे बड़ी बात, पहले करियर पे आते हैं। नवम में केतु, बॉसेस के साथ प्रॉब्लम ऑलरेडी स्टार्ट हो गई होंगी कई लोगों की। अब नवम से अष्टम में शनि आ गए, यानी कि ये लंबा चलेगा। तो आप देखेंगे हाँ आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपका काम इतना अच्छा है कि आप प्रमोशन नहीं रोक पाया बॉस आपकी, लेकिन वो कांस्टेंट आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। हो सकता है आपका डिपार्टमेंट चेंज होता है, आपको लगेगा कि चलो भैया डिपार्टमेंट चेंज हो गया, नए बॉस से बन जाएगी,
2-3 महीने सब ठीक रहेगा क्योंकि लंबा गोचर है ना, लेकिन फिर वहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो जितना हो सके अपने बॉसेस से बनाकर रखिए, डिप्लोमेटिक रहिए, क्योंकि अगर आपको वहाँ पे काम करना है थोड़ा डिप्लोमेसी चाहिए होती है। धनु वालों से नहीं होती, मैं जानता हूँ, क्योंकि बहुत ब्लंट होते हैं, बहुत ब्लंट होते हैं। कभी कभी एकदम टू द फेस बोल देते हैं चीज़ों को, और वो उनकी क्वालिटी कहिए, उनका नेचर कहिए, जो भी है वैसे ही होते हैं। पर देखिए, अगर आपके बॉस हैं, आपको काम करना है इतने टाइम, अब जो लोग जॉब करते हैं उनको कितना टाइम बिताना होता है, वो दिन के 8-9 घंटे 10 घंटे बिताते हैं ऑफिस में, 24 घंटे होते हैं दिन में, 9 घंटे आप 8-9 घंटे सोते हैं, बाकी फिर कुछ काम करते, तो 8-9 घंटे बल्कि एक मेजॉरिटी पीरियड आप अपना ऑफिस में बिताते हैं। तो वहाँ पे एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनाए रहें तो वो आपके लिए अच्छा होगा। तो कोशिश कीजिए, वरना बॉसेस कॉन्स्टेंट हर्डल्स क्रिएट करेंगे। ये चौथा भाव फैमिली लाइफ का होता है, पर्सनल लाइफ का होता है। चौथे से छठे में केतु है, यानी कि एक एनिमिटी रहेगी घर में, घर वालों से, अपने घर वालों से दूर फील करेंगे, घर में एक वैराग्यता आ जाएगी, यानी कि ना वो चाट सा माहौल, आपका अपनी फैमिली में मन नहीं लगेगा, घर से दूर भागने का मन करेगा, घर में कॉन्स्टेंट प्रॉब्लम्स, और इमोशनल लेवल पर बहुत दूर हो जाएंगे आप, कई लोगों से बहुत दूर हो जाएंगे, आप अपने फैमिली मेम्बर से, पति पत्नी के बीच में ये प्रॉब्लम आएगी, आपका हो सकता है अपने भाई बहनों से आप दूर हो जाएं, रिश्तेदारों से इमोशनली दूर हो जाएं। और ये प्रभाव शुरू हो गया होगा ऑलरेडी, क्योंकि अभी हम ये वीडियो तब बना रहे हैं जब शनि के गोचर को 2 महीने हो चुके हैं, बाकी ग्रहों के गोचर को भी 1 महीना हो चुका है। तो ये प्रभाव ऑलरेडी दिख रहा होगा, और ये चीज़ आपको ना कॉन्स्टेंटली तंग करेगी। और ये मे बी आपको शुरू में इतनी बड़ी चीज़ ना लगे, लेकिन क्या है ना, धनु वालों को एंग्जाइटी बहुत होती है। अब ये शनि लग्न को भी देख रहे हैं, और केतु ये लग्न को भी, आऊँगा उस पर, अभी ज़्यादा डिस्कस उसको करूँगा नहीं, लेकिन ये आपको ना बहुत अकेलापन देकर जा सकती है चीज़। हो सकता है आपको शुरू में ठीक है लगे कि मैं अकेला ही ठीक हूँ, अकेले ही ठीक हूँ, लेकिन धीरे धीरे करके, क्योंकि लंबा गोचर है, 2 महीने का नहीं है, धीरे धीरे करके आप इमोशनली हॉलो होते रहेंगे, एक इमोशनल वैक्यूम बन जाएगा, और उसका फिर प्रभाव आपके जीवन के हर एरिया पे पड़ेगा। आज आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों से बात करिए, मेरे बहुत क्लाइंट्स जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर से, बहुत अच्छी सैलरीज हैं, लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, लेकिन जीवन इतना अस्त व्यस्त हो चुका है, पर्सनल लाइफ, कितने लोग डिप्रेशन में हैं। अगर आप काउंट करने जाना कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं कितने लोगों को डिप्रेशन है, बहुत बहुत अधिकतम उनमें से लोग अगर किसी चिकित्सक के पास चले गए जो ये सब में डील करते हैं, अधिकतम लोगों को डायग्नोस होगा, क्योंकि वो जीवन इस प्रकार का हो चुका है जहाँ पे आप टारगेट्स अचीव कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, इंसेंटिव आ रहा है, शेयर्स मिल रहे हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ इज़ गोइंग फॉर अ टॉस। पर्सनल लाइफ में कुछ दोस्तों से दूर हो रहे हैं, रिश्तेदारों से दूर हो रहे हैं, एक अपने कोकून में जी रहे हैं। तो यहाँ पर अब ऐसा नहीं कि उनकी गलती है, वो लाइफस्टाइल ही ऐसा हो चुका है, क्योंकि एक रैट रेस भी है ना, तो हमें सबको भागनी होती है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, इस गाड़ी में मन नहीं करता, इससे बड़ी गाड़ी चाहिए, दिखाना भी है, रिश्तेदारों को भी इतना कमा रहे हैं तो अब छोटी गाड़ी है, अब तो बड़ी गाड़ी दिखानी है। तो उस चक्कर में हम अपने ही पर्सनल लाइफ को ख़राब कर देते हैं। तो यहाँ पर अपने इमोशनल लाइफ पर ध्यान दीजिए, अपनी पर्सनल लाइफ पर, अपनी फैमिली वालों से अटैचमेंट बना कर रखिए, बॉसेस से डिप्लोमेटिक रहिए। और एक चीज़ जो मैं पहले बता चुका हूँ, अपने माता और पिताजी का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि चौथे घर में शनि, नवम में केतु, चौथा भाव माता, नवम भाव पिता, चौथे से छठे में केतु, माता जी की सर्जरी, माता जी को हेल्थ इशू, नवम से अष्टम में शनि, फादर को कोई प्रोलॉन्ग डिजीज। तो अपने माता जी पिताजी की सेहत का भी ध्यान देना है। तो ये जो षडाष्टक योग है इसके थोड़े नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, तो सेहत पर, माता पिता की सेहत पर, इमोशनल लाइफ पर, पर्सनल लाइफ पर, इन सब पर बहुत ज़्यादा आपको काम करना पड़ेगा, स्पेशली पर्सनल और इमोशनल हैप्पीनेस पर। क्योंकि मैंने कहा ना, आपको शुरू में लगेगा कि ठीक है दूर हो गए तो हो गए, लेकिन यही चीज़ें आपको एट एंड ऑफ, मैं तो अभी 1 साल की बात कर रहा हूँ, मैं कहूँगा अगर नहीं आपने किया, जब शनि का गोचर समाप्त होने के टाइम होगा ना, आपको लगेगा कि जीवन पूरा, पर्सनल लाइफ ख़त्म हो चुकी है। तो मुश्किल होते हैं आज के टाइम में, देखिए रिश्ते निभाना कोई आसान नहीं होते, पर हम एक सोशल, वी आर एक सोशल एनिमल। हाँ, अगर आप संन्यास की तरफ जा चुके हैं फिर तो कोई मैटर नहीं करता, पर जब हम एक सोशल एनिमल हैं, इंसान को एक सोशल एनिमल कहा जाता है, तो अगर आप लोगों के बीच में जी रहे हैं और एकदम लोगों से दूर होने का प्रयास करेंगे जानबूझकर, तो आपको ही आगे चलकर कुछ ना कुछ रिश्ते होने चाहिए जो अपने हों, जिनसे आप चीज़ों को शेयर कर पाएँ। बात करते हैं आखिरी टॉपिक की, आपका लग्न भाव, जहाँ पर शनि की 10वीं, बृहस्पति की 7वीं और केतु की 5वीं दृष्टि है।
यानी कि 3 बड़े ग्रहों का दृष्टि का प्रभाव, ये अपने आप में बहुत विशेष है। सबसे पहले शनि और बृहस्पति दोनों का जब प्रभाव किसी भी भाव पर रहता है, किसी भी राशि पर भाव पर पड़ता है, वो भाव बहुत बलशाली हो जाता है। तो अब ये भाग्य हैं, ये कर्म है, इनका जब दृष्टि, संयुक्त दृष्टि का प्रभाव लग्न पर पड़ेगा तो जीवन बहुत एक्टिव हो जाएगा। बृहस्पति खुद लग्नेश है और शनि धनेश है, तो लग्नेश और धनेश का परस एक दृष्टि प्रभाव 10वें लग्न भाव पर, यानी कि धन की वृद्धि होकर रहेगी। अपने जीवन को फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग करने के लिए ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ अच्छे सेविंग्स के मौके, इन्वेस्टमेंट के मौके, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम के मौके प्राप्त होंगे। शनि उपचय भाव के स्वामी है, तो लग्नेश चतुर्थेश जब लग्न को देख रहा है बृहस्पति और शनि का प्रभाव भी आ गया, यानी कि प्रॉपर्टी, बिजनेस, नाम, पहचान सब कुछ बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए बहुत अच्छा अवसर यहाँ पे आपको प्राप्त होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने जीवन को, जीवन का स्तर, जीवन को सार्थकता प्राप्त करवाने के लिए, अपनी एक अलग से पहचान बनाने के लिए शनि बृहस्पति का प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा। ये वो टाइम होता है जब व्यक्ति यूज़फुल चीज़ें सीखता है, जब व्यक्ति प्रैक्टिकल चीज़ें करता है, जब व्यक्ति का फोकस थोड़ा सा बढ़ता है, जब व्यक्ति को एक दूरदृष्टिता प्राप्त होती है, जब व्यक्ति को ये दिखता है कि हाँ मुझे ये करना है, इतना ही करना है, इस जगह पर एफर्ट लगाना है। वो चीज़ें द्विस्वभाव लग्नों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जैसे मैं बताता हूँ कि वो कभी कभी फोकस खो देते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लेकिन दिख रहा है कि आपके अंदर एक सार्थकता आएगी। शनि बृहस्पति दोनों मिलकर एक बहुत मीनिंगफुल जीवन देते हैं, और स्पेशली अगर लग्न पे प्रभाव हो, ये नॉर्मल नहीं होता। अगली बार कब दोनों मिलकर आपके लग्न को देखेंगे नहीं कह सकते, मेरे ख्याल से बहुत टाइम बाद नहीं होगा, बहुत टाइम बाद जाकर कुछ होगा कि दोनों का प्रभाव आपके लग्न पर आएगा। तो ये सालों में एक बार योग बनता है। तो अपने जीवन के हर एरिया को अगर आपको ठीक करना है, हेल्थ पर काम करना है, मनी पर काम करना है, फाइनेंशियल स्टेटस को इम्प्रूव करना है, इमेज को इम्प्रूव करना है, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ को ठीक करना है, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा मौका है। और ऊपर से जब केतु का इम्पैक्ट आ गया, यानी कि बदलाव, जो भी आपको महत्वपूर्ण बदलाव लाने थे, कुछ टफ डिसीजन लेने थे, उन सबको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलेगा। और क्योंकि बृहस्पति खुद ज्ञान है, केतु सूक्ष्म ज्ञान है, केतु नवम और बृहस्पति सप्तम से बैठ के देख रहे हैं, यानी कि ज्ञान, धर्म, अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। शनि केतु का इम्पैक्ट भी अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ाता है। बृहस्पति और नवम में बैठे केतु, नवम भाव क्योंकि पिक्चर में आ गया, तो शास्त्रीय ज्ञान बढ़ता है, धर्म के प्रति रुचि बढ़ती है। तो ये सब बहुत अच्छा है। टेक्निकल फील्ड में है तो शनि केतु का प्रभाव प्लस बृहस्पति, यानी कि टेक्निकल नॉलेज बढ़ेगी। नॉन टेक्निकल में है तो शास्त्रीय ज्ञान या बाकी बुकिश नॉलेज बढ़ेगी। और अपने जीवन को बहुत ज्ञान के रूप में, ये वो साल है जब आपका भौतिक जीवन भी बहुत इंप्रूव होगा, आध्यात्मिक जीवन भी बहुत इंप्रूव होगा और ज्ञान बढ़ेगा। यानी कि आपको, आपकी जो जीवन की समझ है, जीवन को समझने का तरीका है, वो भी बहुत इंप्रूव होने वाला है। तो हर दृष्टिकोण से ये साल बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जितना लाभ उठा सकते हैं उतना आपके लिए कम है। हर एरिया को इम्प्रूव कीजिए। बस ध्यान ये दीजिएगा कि शनि केतु मिलकर देख रहे हैं। जो मैंने वैराग्य वाली बात करी थी फैमिली से, लोगों से, वो भी बहुत हो सकता है। स्पेशली अगर यहाँ पे शनि या केतु की दशा, अंतर्दशा चल रही है, कुछ लोगों का ना एकदम सब कुछ छोड़कर भागने का मन करेगा। तो अगर उस सिचुएशन में है आपकी लाइफ, आप अपनी लाइफ में कि जहाँ पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी भी हैं, तो थोड़ा केयरफुल रहेगा। अदरवाइज तो ये अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए, चीज़ों को सीखने के लिए, समझने के लिए, अपने जीवन को समझने के लिए, आत्ममंथन करने के लिए सबसे अच्छा एक साल है। इसका उपयोग कीजिएगा, बहु उपयोग कीजिएगा। उपाय की बात कर लेते हैं। जहाँ तक उपाय की बात है, ये उपाय आपको एक बार नहीं, ये उपाय आपको 2 सोमवार करना है। उपाय क्या है? पहले महादेव का पंचामृत से अभिषेक करना है, फिर जल से अभिषेक करके सब साफ कर लेना है। पंचामृत जिससे अभिषेक किया था, एक स्नान कराते हैं। कुछ भी ऑफर करने के बाद एक स्नान कराते हैं महादेव को। मैं पहले ही बता चुका हूँ, कभी भी स्पेशली अगर सार्वजनिक जगहों पर आप जाके कुछ ऑफर करें, सार्वजनिक मंदिरों में, तो ये आपका दायित्व है कि उसके बाद, जैसे आप दूध भी चढ़ाते हैं, उसके बाद जल से स्नान कराना चाहिए। पंचामृत से स्नान कराने के बाद, जैसे मैंने कहा, जल से स्नान कराइए। फिर एक पात्र में गंगा जल, सफ़ेद काले तिल लेकर महादेव का अभिषेक कीजिए। फिर पुनः जल से अभिषेक कीजिए। केसर का तिलक लगाइए, पीले फूलों की माला अर्पण कीजिए। पंचमेवे के हलवे का, मतलब कोई भी हलवा बनाइए, गेहूं का, सूजी का,
और उसमें पंच मेवे का उपयोग कीजिए और महादेव को अर्पण कीजिए और 4 घी के दिए भी अर्पण कीजिए। हर घी के दिए में कुछ होना चाहिए। क्या? पहला एक दिए में आपको गेहूँ रखना है, अक्षत रखने हैं, दूसरे में अक्षत मतलब कि पूर्ण चावल, तीसरे में पीली सरसों, चौथे में लौंग के दाने, 4 से 5 लौंग के दाने। ये सब करने के बाद वहीं बैठकर ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। ये उपाय 2 सोमवार कीजिए, अवश्य लाभ प्राप्त होगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।